हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको क्लास 10 एसएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है पावर शेयरिंग, उसको कवर करवाने वाला हूं वन शॉट वीडियो के अंदर। बेसिकली बच्चों, ये जो वन शॉट सीरीज है वो आपको कंप्लीट सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी की बैक टू बैक देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर आपके जो अपकमिंग एग्जाम है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम है, प्री बोर्ड है या फिर बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो। एंड नो वरी कि यार आपके लिए जो स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है वो नहीं आएगी, वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इनवाइट कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये देख लीजिएगा, ये है आपके इस लेसन के मेन टॉपिक्स जिनको हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में, जिसमें हम दो कंट्री के एग्जाम्पल से पावर शेयरिंग के मॉडल को समझेंगे, जिसके अंदर एक बेल्जियम है और दूसरा श्रीलंका है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को कि आखिरकार ये होता क्या है, एकोमोडेशन बेल्जियम में किस तरीके का हुआ था, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है यानी कि क्यों वो जरूरी होती है, और साथ ही साथ वेरियस टाइप्स या आप कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, जो कि हमारे इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात आती है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। अब इस चीज को आप समझने के लिए ना पास्ट का एग्जांपल ले सकते हो। आज का ये जो टाइम चल रहा है वो एक मॉडर्न एरा है, और आप जानते हो इस मॉडर्न एरा के अंदर जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, वो सिर्फ कोई एक दो कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमें ये चीज जाननी होगी कि पास्ट के टाइम में जब मोनार्क सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल करता था, जिसके अंदर किंग का रूल ज्यादा रहता था, तो उस समय पावर शेयरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अगर होती थी तो काफी लिमिटेड थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा के अंदर आप कह सकते हो कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग तरीके से यूज किया ही जाता है। अब ऐसा पहले क्यों था? देखिए, ऐसा लोग मानते थे, उनका ये बिलीफ था कि अगर किंग की पावर किसी और के साथ शेयर हो जाए तो उसका जो रूल है वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एरा बढ़ता चले गया और हमने ये चीजें देखी कि यार सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर एक लोगों की अपनी अपनी कुछ एस्पिरेशंस होती है ना, तो इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। और कहीं ना कहीं हमें क्रेडिट देना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जिसकी वजह से हमने बहुत सी कंट्री के अंदर ऐसे रेवोल्यूशन देखने को मिले जहां पे जो मोनार्क सिस्टम था ना उसे पूरी तरीके से खत्म किया गया। यहां तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों जो प्रीएम्बल है ना, उसके अंदर भी हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूडेड है जो हमने इंस्पायर होके फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली है। आपने जरूर पढ़ा होगा लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, है ना। तो पावर शेयरिंग क्या कहती है? पावर शेयरिंग मींस डिवाइडिंग द पावर सो दैट डिफरेंट पीपल और अ ग्रुप कैन मेक अ डिसीजन। सिंपल सी बात है यार कि एक सिंगल पर्सन या सिंगल ग्रुप के अंडर में सारी पावर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। बस इसके अंदर जो डिसीजन है ना, वो डिफरेंट पीपल या फिर डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी होता है। और जब बात डेमोक्रेसी जैसी कंट्री की आती है तो ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट प्रिवेंट एनी वन पर्सन और अ ग्रुप फ्रॉम हैविंग ऑल द कंट्रोल। या ना तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं, वो डिक्टेटर हो जाएगा कि यार ये किसी भी एक ग्रुप को या एक पर्सन को सारी पावर अपने कंट्रोल में नहीं लेने देता। अगर आप नॉन पॉलिटिकल तरीके से बात करोगे पावर शेयरिंग के बारे में, तो हर एक सेक्टर उठा के देख लीजिएगा, हर लोगों के काम ना अपने अपने में डिवाइडेड होते हैं। चलो स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल का काम मैनेज करना होता है, लेकिन टीचर का काम पढ़ाना होता है। प्यून का काम पूरे स्कूल की देखभाल करना होता है। या हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर, नर्सेस, सबके काम बटे होते हैं। तो ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, पॉलिटिकल तरीके से बात करते हैं, तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लीडर्स के बीच में हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि किस तरीके से उनके पास जो पावर है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये है हमारा एक सिंपल सा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आपके इस बुक के अंदर आपको ना एग्जाम्पल दिए गए हैं श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, और आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि पावर शेयरिंग क्या सही चीज होती है या फिर नहीं होती। आप इन दोनों कंट्री की केस स्टडी से अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में। आप जानते हो बेल्जियम एक बड़ी ही पॉपुलर कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री आती है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है, इसके आसपास की जो भी कंट्री है, उसमें जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग काफी लग्जरी कंट्री मानी जाती है, छोटी सी है लेकिन काफी लग्जरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। इसके अंदर इस साइड पे ये जो है
ये बेल्जियम कंट्री है और इसके आसपास जो कंट्री है वो यहाँ पे इनका बॉर्डर इनके साथ शेयर होता है। बड़ा ही छोटा सा देश है, ये मान लीजिएगा कि इस देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा हरियाणा है उसकी भी हाफ पॉपुलेशन, हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा की है, ये उसका भी हाफ है। आप दिल्ली का भी एग्जांपल ले सकते हो कि दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है और दिल्ली इतनी छोटी सी है और दिल्ली एक कैपिटल है और ये एक कंट्री है। तो इसका एग्जांपल आप इस तरीके से लगा सकते हो। काफी छोटा सा देश है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल पता है क्या है इसके अंदर, वो है इस देश की राजधानी कैपिटल जो कि है ब्रुसेल्स। अब ये ब्रुसेल्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंट्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एथनिक के बारे में। आपने जरूर इस वर्ड के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा या सुना ही होगा। तो ये आप कह सकते हो एक सिंपल भाषा के अंदर ये एक सोशल डिवीजन होता है जो सिंपली बेस्ड होता है एक शेयर्ड कल्चर के ऊपर। यानी कि होता है ना कि यार देखो यार मैं इस कम्युनिटी से या इस कल्चर से बिलोंग करता हूं, जो मैं प्रैक्टिसेस करता हूं वो मेरे जैसे दूसरे लोग भी वैसे ही प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारा जो बिलीव हो जाता है वो एक सिमिलर टाइप का हो जाता है और हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके यही सारे काम रहे होंगे। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, और वो ऐसा बिलीव करते हैं कि इन देयर कॉमन डिसेंट्स बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द फिजिकल टाइप और कल्चर, और या फिर बहुत आप कह सकते हो कि जैसे शरीरी बनावट जो होती है वो एक जैसी हो सकती है या उनका कल्चर रहन सहन का वो एक जैसा हो सकता है। अब इसके अंदर एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और अ नेशनैलिटी। इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि वो एक सेम रिलीजन को बिलोंग करे या फिर एक सेम नेशनैलिटी को बिलोंग करे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं कि देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा साउथ का पार्ट है तो वो ज्यादातर आपको दिखेगा कि वो लिंग्विस्टिक बेस पर ज्यादा बना हुआ है, जिसके अंदर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 5 जो स्टेट है तो इनकी अपनी अपनी क्या है, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जैसे केरला की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटका की कन्नड़ है, तेलंगाना की तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी तेलुगु है, क्योंकि इससे एक सेपरेट हुआ था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इनका जो कल्चर है, हमारे साउथ इंडियन लोगों का जो कल्चर है, उनका जो मतलब एक तरीके से पहनने का जो ढंग है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है। लैंग्वेज में अगर कोई नॉर्थ इंडियन देखे या जिसको अच्छी तरीके से यहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती तो मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि मलयालम और कन्नड़ और साथ ही साथ तमिल ये ऐसी लैंग्वेजेस है जो काफी ज्यादा सिमिलर साउंड करती है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो उनके पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो एक ही रहे होंगे, तो उनका ऐसा बिलीव है कि वो एक शेयर्ड कल्चर के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे आपको पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो ये एथनिक कहलाया जाता है। होप्स हो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब सवाल आता है इस कंट्री के बारे में जो कि है एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का, और वो पता है कैसा, वो काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब समझ नहीं आता वो कैसा है। देखिएगा इस कंट्री के अंदर 59% जो पीपल है ना वो बेल्जियन है, जो कि डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो डच एक भाषा का नाम है। और जो सेकंड नंबर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है 40%, जो कि है फ्रेंच। और जो रेस्ट है 1% वो जर्मन है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी पॉपुलेशन रेशियो है कि यार मेजॉरिटी में तो बेल्जियन पीपल है जो डच लैंग्वेज का यूज करते हैं और सेकंड वाले फ्रेंच और रेस्ट जर्मन 1% के आसपास। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो हमें आगे देखने को मिलती है, जो कि है इस कंट्री की कैपिटल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्रुसेल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमेशा से इस कंट्री में हमें देखने को मिली थी पहले के टाइम पे। अब वो कैसे था, यहाँ पे जो बेल्जियन पीपल है जो डच लैंग्वेज का यूज करते हैं उनकी वो 20% के आसपास है, और जबकि जो फ्रेंच है वो फुल मेजोरिटी में 80%। तो आप लगा लीजिएगा कि कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बेल्जियन पीपल है 59%, लेकिन कैपिटल में वो काफी माइनॉरिटी में आ जाते हैं 20%। और वहीं रेशियो इसका बिल्कुल अलग हो जाता है, जहां फ्रेंच 40% है कंट्री में, वो डबल हो जाते हैं कैपिटल के अंदर। और यहाँ की ना एक खास बात है कि ये आप मैप देख सकते हो, यहाँ पे जो येलो कलर है तो येलो कलर जो है वो फ्लैमिश रीजन है। तो ये फ्लैमिश रीजन जो है ना यहाँ पे डोमिनेट करते हैं डच स्पीकिंग पीपल, और उसी तरह जो रेड वाला है वो वेलोनिया है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं। ठीक है, बाकी ये जो ये वाला आप देख रहे हो ये 1% जर्मन का है, और ये जो छोटा सा बीच में सेंटर में पार्ट है वो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल का है। तो दैट इज द रीजन कि आप देखिएगा कि आप एक ऐसा सिनेरियो लेके चलिएगा कि मान लीजिएगा
कि पूरी कंट्री के ऊपर आप कह सकते हो कि जो बेल्जियन कम्युनिटी के लोग हैं ना वो मेजॉरिटी में 59%, कम नहीं होता ज्यादा होता है ये। तो मान के चलो कि सारे रिसोर्सेज के ऊपर वो अपना राइट्स लेके चले और वो नेग्लेक्ट कर दे एक तरीके से फ्रेंच और जर्मन को, तो क्या होगा? सिंपली इसका हमें एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा कैपिटल के अंदर, कि जब फ्रेंच पीपल को लगेगा कि यार कंट्री के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो फुल राइट्स है वो बेल्जियन पीपल अपने अंडर में ले रहे हैं, तो जहां ये डोमिनेंट है कैपिटल के अंदर, तो वहां पे अपनी पावर को ये शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों कम्युनिटी के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ पावर शेयर नहीं कर रही। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, काफी हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मे भी हो सकता है वॉर में कन्वर्टेड हो जाए। और वॉर के रिजल्ट आप जानते ही हो कि कोई अच्छे तो होते ही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो दोनों जगह से ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट निकाल ले कि अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज कर ले कि यार देखो मिलजुल के रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कंट्री के अंदर वॉर हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, एक तरीके से सॉर्टेड कर लिया प्रॉब्लम को। तो सिनेरियो दोनों बन सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स के बारे में बेल्जियम की, कि एक्चुअल में हुआ क्या था देखिएगा। बेल्जियम के अंदर क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना वो माइनॉरिटी में थी, यानी कि वो 40% थी, जो हमने बात करी। बट इनके अंदर एक खास चीज ये थी कि ये इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ना ज्यादा स्टेबल थे एज कंपेयर टू मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कि थी डच स्पीकिंग। अब ये चीजें ना काफी लंबे टाइम बाद कह सकते हो कि 1950s एंड 1960s के आसपास जो था ना, दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन थी वो ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना वो एक तरीके से मेजॉरिटी में थे कंट्री के अंदर, बट माइनॉरिटी में थे कैपिटल में। तो उन्हें ऐसा फील होता था कि यार इस देश के अंदर हम मेजॉरिटी में हैं, फिर भी हम एजुकेशनली और इकोनॉमिकली फ्रेंच कम्युनिटी से काफी पीछे है। तो वो ऐसा ना हो कि यार कंट्री के ऊपर राइट्स फ्रेंच कम्युनिटी का हो जाए, तो उनको ऐसा फील होने लग गया कि यार नहीं, हमें तो इसके लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, हमारे को भी ना राइट्स ज्यादा मिलने ही चाहिए। तो ऐसा मेजोरिटी कम्युनिटी को फील होने लगा था, जो कि थी बेल्जियन यानी कि डच कम्युनिटी। ठीक है, अब क्या होता है, यहां तक हम चीजों को रोकते हैं। अब एक और दूसरी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके हम रिजल्ट की बात करेंगे, फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे पता चल जाएगा कि यार पावर शेयरिंग अगर हो तो उसको किस तरीके से सॉर्टेड किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि हमने बेल्जियम के बारे में जाना था, वैसी एक और कंट्री है जो कि है श्रीलंका। जब भी आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो इंडिया का मैप लेने, तो श्रीलंका का मैप फ्री मिल जाता है। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि उसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है एक तरीके से श्रीलंका के साथ। एक नैरो स्ट्रेट है जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करते हैं। तमिलनाडु के साइड में ही है, क्लास 9 में इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। देखो, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आप जानते हो चारों तरफ, ये इसका मैप है। ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सर्दर्न हमारी जो कोस्ट है तमिलनाडु की, वहां पर इसकी जो पॉपुलेशन है सेम ऐसी है जितनी हमारी हरियाणा की है, 2 करोड़ के आसपास, जबकि बेल्जियम की कितनी थी, 1 करोड़। ठीक है। साउथ एशिया, देखो साउथ एशिया जो वर्ड आया ना, साउथ एशिया के अंदर इंडिया और उसकी नेबर कंट्री ही आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार वर्ड ऐसे है ना पता नहीं चलता। तो जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारी ना साउथ एशिया के ही रीजन कहलाए जाते हैं। तो जैसे इन साउथ एशिया कंट्री के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सेम आप ऐसे देख सकते हो कि श्रीलंका के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स टाइप की है, यानी कि कोई एक टाइप की पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, एक से ज्यादा टाइप की करती है। वो कैसे, वो देख लीजिएगा। तो श्रीलंका की अगर हम डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन है 74.7%। एंड द सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो है तमिल्स, जो कि 18.2%। एंड रेस्ट जो है वो 7% क्रिश्चियंस है। अब देखिएगा, इनकी पॉपुलेशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सिन्हाला वहां की ना एक तरीके से ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस है। अब तमिल यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं और क्रिश्चियन यहाँ पे कैसे हैं, तो उसे देख लीजिएगा। अब जो तमिल है ये भी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके अंदर 13% जो तमिल आते हैं ना इस 80% के रेशियो में, तो वो तो नेटिव तमिल है, नेटिव तमिल। लेकिन जो 5% है वो इंडियन तमिल है। अब ये इंडियन तमिल कहाँ से आगे, श्रीलंका के अंदर। तो देखिए, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का टाइम चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर भी रूल था और श्रीलंका में भी था, तो बहुत से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे तमिलनाडु से कहाँ पर आए थे, श्रीलंका में आए थे।
और यहीं पर ही वो सेटल हो गए, फिर उनकी आने वाली जो भी जनरेशन थी वो वहीं पर ही रही, है ना। तो इस तरीके से 5% पॉपुलेशन जो इंडियन तमिल से वो श्रीलंका के अंदर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और 13% तो वो है जो पहले से ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से। और जो क्रिश्चियन है, ये वो क्रिश्चियन है क्योंकि अंग्रेजों का ही तो रूल था। अब जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, तो बहुत से क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने यहीं रहना पसंद किया, क्योंकि वो वेल सेटल हो गए थे, वो नहीं छोड़ के जाना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी, अपना कारोबार। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 7% एग्जिस्ट करती है। अब मेजोरिटी आपको पता चल गया और माइनॉरिटी में ये ग्रुप है। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इन दोनों ग्रुप के बीच में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स है वो ज्यादातर जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। गौतम बुद्ध जी का नाम आपने सुना ही होगा। बाकी जो तमिल्स है उसके अंदर हिंदू तमिल भी है और एज वेल एज मुस्लिम तमिल्स भी है। जो रेस्ट है वो 7% क्रिश्चियन है, लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये तमिल लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं, और साथ ही साथ सिनाला लैंग्वेज भी इनको अच्छे से आती है। इतना टाइम हो गया ना रहते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे बात आती है मेजोरिटेरिज्म की। तो सबसे पहले ना आप मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, तब जाके आपको श्रीलंका की केस स्टडी समझ आएगी, फिर आप कंक्लूजन के तौर पे बेल्जियम के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। एक चीज याद रखना, जब भी कभी इज्म जैसी अप्रोच किसी भी आपको वर्ड्स के साथ मिले तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को इशारा करती है। मैं इसे एक एग्जांपल से भी दूंगा। ये जो आईइज्म है ना, वो एक तरीके की अप्रोच होती है। फॉर एग्जांपल, नेशनलिज्म में भी आईइज्म आता है, कॉम्युनलिज्म के अंदर भी, इंपीरियलिज्म के अंदर भी, कैपिटलिज्म के अंदर भी, सोशलिज्म के अंदर भी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसकी पूरी लाइन लग जाएगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी को ही शो करते हैं। अब देखो, मेजोरिटी एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कि जो लोग, जो संख्या में ज्यादा हो, सिंपल सा है, चाहे वो लोग हो या कुछ भी हो सो। लेकिन जब बात मेजोरिटेरिज्म की आती है तो ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी को शो करने लग जाता है। इसका मतलब क्या बताया गया है, एक ऐसा बिलीव, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट। कहने का मतलब है कि एक ऐसा विश्वास है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, यानी कि संख्या में जो ज्यादा है, वो कंट्री के ऊपर जैसा चाहे वैसा रूल कर सकती है, फिर चाहे इसके लिए बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, फिर चाहे इसके लिए उन्हें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी विशेस और नीड्स को एक तरीके से डिसरिगार्ड क्यों ना करना पड़े, लेकिन पहला जो फायदा हो वो मेजोरिटी कम्युनिटी का हो। तो इसे हम मेजोरिटेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये जो चीजें एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करने का काम करती है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे ही कुछ ना श्रीलंका के अंदर हुआ था। नो डाउट कि ये दोनों कंट्री ना डेमोक्रेटिक है, लेकिन रूल ना इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से चला है। वो कैसे, उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर पावर शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो पावर शेयरिंग को भी ना यूज अच्छे तरीके से करना जरूरी होता है। वो देखिएगा, श्रीलंका को सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिलते हैं 1948 में। अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके जो लीडर थे, द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट ऑफ देयर मेजॉरिटी। इट मींस कि जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो वहां पे इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। अब आपको पता है कि यार 74% से प्लस जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला स्पीकर्स की है, तो पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर लोग भी कौन जाएंगे, ऑब्वियसली यार सिन्हाला स्पीकर की साइड से जाएंगे। तो इलेक्शन हुए तो ज्यादातर इस कम्युनिटी की ही गवर्नमेंट बनती है, जो कि इलेक्टेड फ्री एंड फेयर मैनर में ही इलेक्शन हुए थे। ऐसा नहीं था कि करप्ट या मैनिपुलेशन के तरीके से हुए थे, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने जो वे जो पकड़ा था ना वो थोड़ा गलत था। वो क्या था, इन्होंने क्या किया, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measure to establish सिन्हाला कम्युनिटी। यानी कि यार इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया, मेजोरिटेरिज्म को, जिसके अंदर वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे सिन्हाला कम्युनिटी को। और आप जानते हो मेजोरिटेरिज्म में यही बात होती है कि मेजोरिटी का कंट्री के ऊपर रूल ज्यादा होना चाहिए, चाहे फिर उसे माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स या उनकी जो विशेस है उसे डिसरिगार्ड क्यों ना करना पड़े। तो पहले जो फायदा होगा वो हमारा होगा। लेकिन आप जानते हो कि डेमोक्रेसी में ना ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में चाहे कोई माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। ज्यादातर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने देखो किस तरीके से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले देखिए क्या था, सिन्हाला गवर्नमेंट जब बनती है, जब इन्होंने सीरीज स्टार्ट करी थी मेजोरिटेरिज्म की, तो पहले इन्होंने क्या किया था, सिन्हाला वाज एस्टैब्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी
थी उसे सिन्हाला बना दिया गया था 1956 में। सेकंड था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी ना वो फेवर्ड करती थी ज्यादातर सिन्हाला पीपल को, एंड दे गॉट गवर्नमेंट जॉब्स एंड गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो सबसे पहले सिन्हाला पीपल्स के लिए आएगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, कॉलेज होगा, स्कूल्स होगा, तो जो एडमिशन को जो पहले क्राइटेरिया होगा तो उन पे टॉप प्रायोरिटीज दी जाएगी उन लोगों को जो कि सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेजोरिटिज्म का हो रहा है। तो क्या वो पावर को शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे तमिल्स के साथ। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टैब्लिश किया गया था जिसके अंदर प्रोटेक्शन और ग्रोथ की बात करी गई थी, किसकी? बुद्धिज्म की। अब बुद्धिज्म यहाँ पे कहां से है? क्योंकि आप जानते हो कि श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करती थी। ऐसी एक्टिविटीज से आप कह सकते हो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन सबको आइसोलेट रखा जाता था, यानी कि अलग रखा जाता था। अब आप बताओ, ये सारी चीजें आपको मिल रही है और किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिल रही, तो क्या उसके मन में ऐसी फीलिंग्स नहीं आएगी कि यार मेरे को कहीं ना कहीं आइसोलेट रखा जा रहा है? तो वो भी तो डिमांड करेगा ना। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि तमिल्स यानी कि श्रीलंकन तमिल्स ने ना डिमांड करना शुरू कर दी थी। उनकी डिमांड्स क्या थी? देखिए, श्रीलंकल जो तमिल्स थे उन्होंने एक तरीके से पार्टीज बनाई और स्टार्ट करना शुरू किया अपने स्ट्रगल को। किस चीज के? कि भाई देखो, तमिल जैसे आपने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया ना, तो आपको ऐसे ही ना तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना होगा। देन सेकेंड चीज थी, उन्होंने ये डिमांड करी थी कि इक्वल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको भी मिले। बट द प्रॉब्लम इज कि सिन्हाला गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को डिनाई कर दिया और यहां तक कि ये कह दिया कि हम आपकी इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब आप बताओ, जब किसी की डिमांड नहीं फुलफिल हो रही है, ये सिलसिला चलते ही जा रहा है, तो कभी ना कभी तो क्लैश होना बनता ही है। कॉमन सी चीज है ना। तो ऐसे ही एक्चुअल में हुआ भी था। जब तमिल्स की कोई भी डिमांड को नहीं माना जा रहा था तो क्या होता है कि 1980s का टाइम था। बहुत सी वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होते हैं श्रीलंका में और वो स्टार्ट करती है क्या? डिमांड करना। किस चीज की? इंडिपेंडेंट तमिल इलम की, जिसे कहा गया था एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था LTTE। LTTE। तो इसका जो नाम था वो मैं यहां लिख देता हूं। इसको कहा गया था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो इलम का मतलब यहाँ पे स्टेट को बताया गया, गवर्नमेंट्स भी कह सकते हो। तो ये बनाई थी किसकी साइड से? तमिल की साइड से। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि हमें लिबरेशन चाहिए, आजादी चाहिए। अगर आप मैप देखोगे श्रीलंका का तो आपको पता चलेगा, ये जो श्रीलंका का मैप है तो इसके अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ साइड में है और ईस्ट साइड में, यानी कि ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, इस साइड में आपको मिलेंगे। तो उन्होंने बोला था कि देखो भाई, हमको ना इंडिपेंडेंस दे दो, हम अपना एक अलग देश बना लेंगे, वहां की अपनी खुद की हमारी तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। जॉब्स को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर हम अपने तरीके से ही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वहां के अपने लोगों को ये सारी चीजें दे देंगे। बट द फैक्ट इज कि भाई वहां की जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी सिन्हाला, उन्होंने इन सब चीजों से क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करने के बाद क्या रिजल्ट निकला? कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लीजिएगा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इतना ज्यादा बढ़ गया था विवाद कि ये जल्द ही किस में कन्वर्टेड हो गया? सिविल वॉर में। यानी कि एक्शन का रिएक्शन अब दोनों साइड से देखने को मिला। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव किल्ड। यानी कि हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी की साइड से लोग मारे गए थे। सिविल वॉर जो था ना, एक तरीके से एक टेरिबल सेटबैक था सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ का श्रीलंका के अंदर, जिससे कि क्या था कि बहुत ज्यादा वहां पे पॉवर्टी भी बढ़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयड बहुत सारा लोग हो ही गए थे, रिसोर्सेज इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, थाउजेंड ऑफ पीपल किल कर दिए गए थे, बहुत से लोग तो अपनी जान बचाने के चक्कर में रेफ्यूजीज बन गए थे, दूसरे देशों में एंट्री ले रहे थे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए थे एंड फाइनली 2009 में ये जो वॉर था वो एक तरीके से एंड हो गया। लेकिन ना एक बार आप जरा कॉमन तरीके से सोच के देखो कि यार, अगर ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है अगर वो कुछ चीजें शेयर कर देती तमिल्स के साथ, तो क्या ऐसी सिचुएशन बन पाती? नहीं ना। मतलब कि अगर वो पावर शेयर कर देती तो तमिल भी शांत हो जाते और कंट्री में खुशी खुशी रह रहे थे, कंट्री की इकोनॉमिक भी अच्छी रहती, साथ ही साथ सोशल, कल्चर, सारी चीजें सही रहती। तो कुछ होता ही नहीं ना ऐसा।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं किया तो रिजल्ट जो था वो थोड़ा नेगेटिव वे में है। तो क्या हम ये भी मान लें कि बेल्जियम ने भी सेम ऐसी रूल किया, मतलब जैसा कि ये सिन्हाला गवर्नमेंट ने किया था अपनी कंट्री में? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई थी। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता देखा। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी, कि उनके देश के अंदर जो भी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज है ना, उनको सबसे पहले उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया। और इसीलिए उन्होंने 1970 एंड 1993 तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो नहीं बल्कि 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किया, ताकि वो अरेंज कर सके कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है ना वो सेम है। हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी जैसी चीजें नहीं करेंगे, हम हर एक लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको राइट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट था, हालांकि ये काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, मुश्किल तो था ही वैसे ही, लेकिन इसको कह सकते हो कि बहुत सी कंट्री से अलग तरीके का था, इसलिए इसे काफी इनोवेटिव माना गया था। सवाल है कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? देखो, वो था कंपोनेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, या आप कह सकते हो कि बेल्जियम मॉडल के अंदर जो एक तरीके से जो अमेंडमेंट्स किए गए थे ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे वो देख लीजिएगा। नंबर वन क्या था? Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। कहने का मतलब कि देखो, अगर आप कंट्री का सिनेरियो लेके चलोगे तो 59% वहां के बेल्जियन पीपल थे जो डच लैंग्वेज का यूज करते थे और 40% फ्रेंच थे। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो नंबर ऑफ जो पीपल्स है, जो मिनिस्टर है, वो ज्यादातर बनते तो बेल्जियम से ही है, मतलब डच लैंग्वेज वाली कम्युनिटी से। लेकिन उन्होंने क्या एक रास्ता अपनाया कि हम ना इक्वल क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही कम्युनिटी के पास में क्या होगी, इक्वल स्टेटस होगी। यानी अगर कोई आप पार्लियामेंट में स्पेशल लॉ को पास करवाना चाहोगे, तो जब तक दूसरी कम्युनिटी की हाँ नहीं होगी तो वो स्पेशल लॉ पास नहीं हो पाएगा। ये चीज फ्रेंच कम्युनिटी और ये चीज बेल्जियन कम्युनिटी के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। तो पहली चीज ये होगी, ठीक है, 50-50 का रेशियो कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। तो दो रीजन की अगर बात करें तो एक फ्लैमिश था जहां पे डच कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, और दूसरा वेलोनिया था जहां पे फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा रहती थी। तो इन रीजन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो भी गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, तो उनके बीच में क्या था, पावर को शेयर कर दिया। यानी कि सेंट्रल की पावर को एक तरीके से स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां पर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल रहेंगे वहां की गवर्नमेंट बन जाएंगी, तो वो भी खुशी खुशी, है ना। विन विन सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी एक तरीके से दोनों रीजन के अंदर। देन थर्ड जो इनका अमेंडमेंट था वो था ब्रुसेल्स, जो कि इस कंट्री की कैपिटल है। वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहां पे दोनों कम्युनिटी ने क्या किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनाए। यानी कि देखो, सेंट्रल लेवल पे जब एक तरीके से डच कम्युनिटी ने बोला कि हम इक्वल मिनिस्टर को पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो कंट्री के कैपिटल के अंदर 80% जो थे वो फ्रेंच पीपल ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, और 20% ही बेल्जियन पीपल थे जो डच लैंग्वेज का यूज करते थे। तो इन्होंने बोला, देखो भाई, आपने सेंट्रल लेवल पे हमारे लिए अच्छा किया, तो हम कैपिटल लेवल पे आपके लिए अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर हम 50-50 का रेशियो अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी कि यार, ये तो अच्छी चीज हो रही है। भाईचारा ऑन टॉप, ऐसा चल रहा है। देन यार, स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने बात करी थी ना कि वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने हर एक पीपल्स के लिए क्या था, ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकाला था कि किसी को ऐसा फील ना हो कि भाई वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो यार, जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो 1% जर्मन पीपल भी तो एग्जिस्ट करते हैं। उनका क्या, जब इन्हीं दोनों कम्युनिटी के बीच में सारी चीजें हो रही है, उनका भी ख्याल रखा गया था। चौथा जो प्रोविजन था उसके अंदर बात की गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जो कि इलेक्ट की जाएगी लोगों के थ्रू। ये वो लोग होंगे जो बिलोंग करेंगे अपनी वन लैंग्वेज कम्युनिटी से, जिसके अंदर जो भी पावर होगी रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, उसके लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करेगी।
कहने का मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट से कहा गया था, यानी कि उस देश में रहने वाले, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या फिर जर्मन स्पीकिंग हो, डजेंट मैटर कि वो कहीं पर भी रह रहे हो, उनके लिए ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है काम करेगी उनके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो इससे क्या होगा यार, ये तो बहुत सारी अच्छी चीजें होगी है। तो ये ना काफी ज्यादा कह सकते हो कॉम्प्लेक्स था वहां की कंट्री के लिए, वहां के लोगों के लिए समझ पाना, बट फिर भी ये चीजें काम कर गई। तो दैट इज द रीजन कि बेल्जियम का एग्जांपल पावर शेयरिंग के मामले में आपको इस लेसन में इसलिए दिया गया कि आपको समझाया जा सके कि यार देखो, कंट्री के अंदर कितनी भी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, अगर उसे सॉर्टेड किया जाए ना तो पावर शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे किया जा सकता है। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, पता है क्या, जब बहुत सी कंट्री यूरोप के अंदर साथ में, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया जो आज के समय एक पावरफुल यूनियन भी है। उन्होंने जो अपना हेडक्वार्टर था वो चूज पता है किसे किया, वो इसे ही किया, यानी कि ब्रुसेल्स को। और ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर, है ना। और भैया हेडक्वार्टर इतना बड़ा यूनियन किसी एक कंट्री की कैपिटल में कोई आम बात नहीं होती है, क्योंकि उन्हीं कंट्री को चूज किया जाता है जो मोर स्टेबल टाइप हो। तो बेल्जियम के अंदर ये सारी चीजें थी, तो तभी तो जाके यहाँ हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया गया यूरोपियन यूनियन का। ये है ना कमाल की बात। तो ये था बच्चों, आप अब खुद आइडिया लगा लीजिएगा कि भाई श्रीलंका, अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारे साथ वैसा ना होता, जैसा कि बेल्जियम ने किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता था। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ही ना होती थी अगर पावर को शेयर कर देते। तो इसका मतलब आप यही समझे ना कि जब आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे तो एक अंदर से ना एक सोल, मतलब एक होता है ना कि ये दिल से आवाज आ रही है कि यार पावर को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज के समय हमें हर एक कम्युनिटी का ख्याल रखना काफी ज्यादा जरूरी है। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये वैसा एरा नहीं है कि हम किंग या मोनार्क सिस्टम के अंदर सारी चीजों को प्रैक्टिस करें। आज का जो टाइम है वो थोड़ा अलग तरीके का है, तो इसलिए हर एक लोगों की जो नीड्स है ना वो अलग अलग टाइप की होते हैं, सबका ख्याल रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। होप सो कि आप पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों कंट्री के एग्जांपल से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यार वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सवाल आता है कि हम इतनी देर से ये चैप्टर पढ़े, तो ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो देखो, वैसे तो इसके दो मेन रीजन आपको पता होने चाहिए, दैट इज ये आपके लिए काफी हेल्प करेंगे। एक आप प्रूडेंशियल रीजन को जान लीजिएगा, दूसरा आप मोरल रीजन को जान लीजिएगा। प्रूडेंशियल रीजन को आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है ना उसे रोकने का काम करता है प्रूडेंशियल रीजन। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके बीच में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना उसे काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। जैसा कि बेल्जियम के अंदर हुआ था, हो सकता था कि यार कंट्री के अंदर डच कम्युनिटी हाइपर हो जाती और कैपिटल के अंदर फ्रेंच कम्युनिटी, तो वहां पर भी सेम सिचुएशन जैसे श्रीलंका में हुई थी यहाँ पर भी हुई थी, लेकिन नहीं हुई। तो प्रूडेंशियल रीजन इस चीज को कहते हैं। और मोरल रीजन मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी की ना ये स्ट्रेंथ मानी जाती है, एक स्पिरिट माना जाता है कि यार देखो, अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है ना तो आप तो पावर शेयर उन चीजों के बारे में करो, क्योंकि यार आपको हर एक कम्युनिटी का ख्याल रखना काफी जरूरी है। दैट इज द रीजन की पावर शेयरिंग डिजायरेबल मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली वैसे यहाँ पे चार टाइप्स की फॉर्म्स के बारे में आपको कवर करना है, और एग्जाम में यार वैसे तो इन चारों के बारे में पूछ लेता है, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के किसी इंडिविजुअल के बारे में भी आपसे अलग से पूछ लेता है। लेकिन मैं आपको चारों के बारे में एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, मैथ वाले स्टूडेंट्स हो, जो फ्लैट लाइन होती है ना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि ये फ्लैट लाइन है, इसके अंदर ये नहीं पता लगता कि कौन सी लाइन मतलब कौन किस लेवल पर है, क्योंकि सब इक्वल लेवल पे है, इसलिए इसे बैलेंस एंड चेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना वो इक्वल तरीके से होती है। वो कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों बॉडी के बारे में। इन सबकी ना इक्वल पावर होती है। लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और जुडिशरी अगर किसी भी टाइप का कुछ अनफेयर एक्टिविटी होती है तो उसमें वो जस्टिस देने का काम करती है। सिंपल सा होता है। इन तीनों की पावर जो होती है वो इक्वल होती है, कोई किसी के ऊपर इतना ज्यादा हावी
नहीं होता है, तो सबको अपने काम करने की पूरी इंडिपेंडेंस होती है। तो एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी काम करता है कि भाई लेजिस्लेटिव आपका काम कानून बनाने का, आप बना लो, आपका काम उस कानून को लागू करने का, आप कर लो, आपका काम किसी भी टाइप का अगर भेदभाव होता है उसमें जस्टिस न्याय देने का है तो आप कर लो, तो सबकी इक्वल पावर होगी, है ना। तो इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन जो सेकंड है वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? देखो, वर्टिकल जो होता है वो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे शो की गई है। अब इसके अंदर क्या होता है, लेवल वाली यहाँ पे पावर शो की जाती है, यानी कि जिसका ज्यादा वर्क होगा उसके पास पावर भी ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा पावर का। वो कैसे? देखो, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, और अब तो लोकल टाइप की गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या इन तीनों टाइप की गवर्नमेंट में इक्वल पावर शेयर होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि यार देखो, सेंट्रल पूरी कंट्री को संभालने का काम करता है और स्टेट अपने पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ध्यान देने का काम करता है, और लोकल कम्युनिटी उस स्टेट के अंदर जो वेरियस लोकल कम्युनिटी थे वो अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। तो भाई जैसा स्टेटस वैसी उसकी पावर होनी चाहिए। तो सेंट्रल यानी कि पूरे देश में काम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पावर इसको ज्यादा दी जाती है, स्टेट को उससे कम दी जाती है और लोकल को उससे कम दी जाती है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का कुछ ऐसे होता है। थर्ड हम बात करेंगे सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। अब देखो, सिंपली इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं बेल्जियम कंट्री का। बेल्जियम कंट्री के अंदर क्या था, तीन कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है मेनली। एक है डच, दूसरी फ्रेंच और तीसरी जर्मन, जो भी हमने बात करी थी। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया सोशल तरीके से। जैसे कि यहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन, ये जो तीनों कम्युनिटी है, उनके कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के बेसिस पे वहां की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो काम करेगी तीनों कम्युनिटी के लिए। ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है और वो काफी अच्छा भी माना गया था। दैट इज द रीजन कि उसे बेल्जियम मॉडल में इंक्लूड किया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट को। एंड द लास्ट है जो कि है पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए क्या होता है कि सिंपली एक कंट्री के अंदर, आप इंडिया का एग्जांपल सबसे बेस्ट तरीके से ले सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि देखिए, रूलिंग पार्टी तो होती है जो रूल करती ही है, और रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? ये सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो हर एक पार्टी क्या करती है, रूल करने के लिए ना इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करती है, और हर कोई चाहता है कि उसको रूल करने का मौका मिले। और जो कोई पार्टी जीत जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक रूल करेगी। हमारे देश के अंदर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 ईयर तक के लिए ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो उसे टाइम टाइम पे एक्सपोज भी करती है। साथ ही साथ जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप किसी भी टाइप का होता है, जैसे आप देखते हो जगह जगह पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बने होते हैं जो एक तरीके से रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। अगर वो कोई काम ना कर रहे हो तो उनके ऊपर हमेशा से उनको एक्सपोज करने का काम करता है। सेम सिचुएशन जैसा ऑपोजिशन करता है। तो ऑपोजिशन तो इनका बिल्कुल ओपोनेंट हो गया, लेकिन बहुत से प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। तो पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ना ऐसा ही होता है कि अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होता है, ताकि पावर हर किसी को एंजॉय करने को मिल सके। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग है। होप्स हो कि आप इसे काफी अच्छे से समझ चुके हैं। तो यही था बच्चों आज के इस लेसन में पावर शेयरिंग के बारे में। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस वन शॉट वीडियो में डिटेल के अंदर चैप्टर का हर एक टॉपिक काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फीडबैक के तौर पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मात्र एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आने वाली एक सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको बैक टू बैक क्लास 10th के जितनी भी एसएसटी के लेसन हैं आपके, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जियो हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, वो कवर कराने वाला हूं। और आपके लिए लाइव सेशन के अंदर स्पेशली बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पीवाईस क्यू सीरीज हो या फिर सैंपल पेपर सीरीज हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज एग्जाम टाइम के, प्री बोर्ड टाइप के, ये सारा आपको मिलेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज चैनल को सपोर्ट करने का बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।